मेरे दोस्तों देखो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही पहले से ही टॉपिक मैंने बता दिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं तो भी सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबसे सर्वोच्च कानून हमारे देश का संविधान होता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपिता भी नहीं है, संविधान से ऊपर प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी या चाचा ताऊ पापा कोई नहीं है संविधान से ऊपर। इस देश में सर्वोच्च कानून क्या है, हमारा संविधान। यही हमको संरक्षण प्रदान करता है, यही हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, यही हमारा मूल अधिकार देता है, यही हमें मौलिक कर्तव्य देता है, यही राष्ट्रपति को पावर देता है, प्रधानमंत्री को बोलने की आजादी देता है, यही संविधान है। ठीक है बात। तो इन्हीं संविधान के बारे में हम लोग चीजें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। नए सवाल का, भारत के संविधान द्वारा तैयार किया गया था। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत का संविधान तैयार किया गया था किसके द्वारा, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और वर्किंग कमेटी यानी कार्य समिति। तो जिसको आंसर आता हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। 2A 2B 2C 2D करके आप आंसर कर सकते हो, जिससे मुझे समझ आएगा कि आप दूसरे वाले सवाल का आंसर बता रहे हो। तो जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों, ABCD में से क्या हो जाएगा। और एक बार आप शेयर तो जरूर कर दीजिए, एक बार आप शेयर जरूर कर दीजिएगा जल्दी से। आंसर 2B पवन उपाध्याय जी ने बताया है, आंसर 2B। अब देखते हैं पवन जी का आंसर सही होता है गलत। क्या है आंसर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेरे भाई संविधान को बनाना है तो संविधान की सभा के द्वारा ही संविधान बनेगा। जी बिल्कुल सही आंसर बताया पवन उपाध्याय जी ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया संविधान सभा। इस संविधान सभा का गठन हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों। इस संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर में, आपको बता रहा हूं। इस संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी पहली मीटिंग इसकी? 9 दिसंबर 1946 को। और यह संविधान सभा किस मिशन के द्वारा बनाया गया था? यह संविधान सभा बनाया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने संविधान को बनाया, और संविधान सभा को बनाने का श्रेय जाता है कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन फॉर्म हुआ था 24 मार्च। ये कैबिनेट मिशन फॉर्म हुआ था 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। और इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मीटिंग करवाई 9 दिसंबर 1946 को। पहले टोटल समय इसने ले लिया संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनाने में संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया था। उम्मीद करता हूं अभी ये बेसिक चीज समझ आई होगी कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, संविधान के बारे में। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो इस संविधान को बनाने का श्रेय जाता है संविधान सभा को, और संविधान सभा को बनाने का श्रेय जाता है कैबिनेट मिशन को। दोनों कब स्टैब्लिश हुए, कब फॉर्म किया गया, मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ आया होगा, इस प्रश्न का मतलब समझ आया होगा। अब आपको बताना है इसका आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, यानी भारतीय संविधान को किस तिथि पर अपनाया गया है? भारतीय संविधान को किस तिथि पर अपनाया गया है? अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर आता है तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए विधि केशवानी ने भी बताया था भाई 1-2 का भी। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है फटाफट से। भारतीय संविधान किस तिथि पर अपनाया गया था? यानी एडॉप्टेड, इस चीज को समझिएगा, अपनाया गया था। एडॉप्ट कब किया गया था इसको बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। चलिए 3C पवन उपाध्याय जी ने बताया 3 का C 26 नवंबर 1949। पवन जी ने बताया है 26 नवंबर 1949। अब देखा जाएगा कि 26 नवंबर 1949 सही होता है या गलत होता है। तो फटाफट से भाई और लोग आंसर कर दीजिए, जो भी क्लास में मौजूद है आंसर कर दीजिए। और एक बार पहले वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाए। एक बार आप सभी लोग से आग्रह है कि वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने सभी लोगों को, कि जिससे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाए, तभी मजा आएगा भी पढ़ाने में।
3 का सी आंसर आ रहा है। विधि केशवानी ने दिया 3 का सी, पवन उपाध्याय जी ने 3 का ए 3 का सी दिया। मेरे भाई देखो कंफ्यूजन हो गया, पवन जी को कंफ्यूजन हो गया ए और सी में, ए और सी में कंफ्यूजन हो गया, और इस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको अभी आंसर बता रहा हूं कि देखो जब अडॉप्शन की बात आ जाए, जब अपनाया गया था, जब अंगीकृत की बात आ जाए तो हमेशा आंसर करिएगा 26 नवंबर 1949। जब अंगीकृत की बात की जाए, लागू की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एडॉप्शन की, मतलब कब उसको एडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है बात। 26 जनवरी 1950 कहीं और मिलेगा, मैं आपको उसको भी समझा देता हूं। देखिएगा यहां मिला आपको भारतीय संविधान कब लागू हुआ, वहां पे हुआ था भारतीय संविधान कब अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे है कब फोर्स में आया, कब पूरी तरीके से लागू हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा पवन जी और विधि जी और जो भी क्लास में मौजूद है उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, इसी 26 जनवरी 1950 को, इसी 26 जनवरी को भारत देश गणतंत्र हुआ था, संप्रभु हुआ था। ठीक है, भारत देश एक सोवरेन कंट्री बना था, सोशलिस्ट कंट्री बना था इसी दिन 26 जनवरी को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 आपको बता रहा है कुछ और आप देखिए और इसका आंसर कीजिए। जनवरी 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज 26 जनवरी को भारत का संविधान का उद्घाटन किया गया या लागू किया गया पूरी तरीके से, इसके पीछे क्या कारण था, मतलब इस 26 जनवरी की तारीख का महत्व आपको बताना है। 26 जनवरी की जो तारीख है उसका महत्व आपको बताना है। आप एक बार देख लीजिए प्रश्न को और उसके बाद इसका आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है कि ऑप्शन आपके सामने, इट वॉज कंसीडर्ड टू बी एज एन ऑस्पिशियस डे, इसे एक बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता था। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942, इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आप सब लोग को पता हो चुका होगा कि इतिहास में मैंने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 26 जनवरी से कहीं तक दूर दूर तक लेना नहीं है इसका। द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। क्या ये बात सत्य है या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आंसर कर दीजिए फटाफट, आप सभी लोग आंसर करना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने इसी दिन 1930 में अपना स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था, इसी दिन स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था। ठीक है बात, इतनी चीज समझिएगा। इससे पहले उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी हुई थी, ऑफिशियल डिमांड की थी कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की। कहां पे? लाहौर के कांग्रेस के सेशन में। उसी के बाद पूर्ण स्वराज के बाद 1930 में इन्होंने अपना सेशन 1930 का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यही, यहाँ पे आंसर ए बी सी और डी होना चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, एक तो डेट आपके सामने थी 26 जनवरी 1950 की, एक आपके सामने डेट थी 26 नवंबर 1949 की। इन दोनों डेट पे क्या क्या कांड हुए थे, क्या क्या फैक्ट थे, मैंने आपको बताया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान दिवस किसको मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को माना जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को माना जाता है। आंसर हो जाएगा 26 ऑफ नवंबर, आंसर हो जाएगा डी 26 नवंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मूल संविधान कहां से लिया गया? 6 के बाद 7 आना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। भारत का मूल संविधान कहां प्रकाशित किया गया, कहां पब्लिश किया गया था, इस चीज को आपको बताना है। तो भारत का संविधान मेरे दोस्तों देहरादून में प्रकाशित किया गया था। भारत का संविधान देहरादून में पब्लिश किया गया था, इस चीज को समझ लीजिएगा। और भारत के संविधान बाद में पब्लिश हुआ, पहले इसको हैंड रिटन में लिखा गया था, मतलब हस्तलिखित नोट्स में ही बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स?
जो हमारा संविधान बना था मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उनमें कुल शब्दों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? उनमें कुल शब्दों की संख्या थी 80,000। और ये बात हो रही है इंग्लिश की, इंग्लिश वर्ड्स की बात हो रही है। इंग्लिश में इसके 80,000 शब्द थे। और वर्तमान समय की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 1,17,000 या अभी 1,20,000 के ऊपर हो चुके होंगे शब्दों की संख्या। ये भी इंग्लिश की ही बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में 80,000 शब्दों का मेल था, 80,000 वर्ड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। The constitution of which country is the longest written constitution of any sovereign country in the world? किस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है या है? पहले मैं आपको समझा दूं कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रिटन और दूसरा होता है अनरिटन या नॉन रिटन। लिखित संविधान या अलिखित संविधान या फिर गैर लिखित संविधान, दो प्रकार से होता है। लिखित संविधान वो जो एक ही जगह उसका कंपाइलेशन मिल जाए, सारे नियम कानून। अलिखित संविधान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है, कहीं ना कहीं वो लिखा गया है, लेकिन वो बिल के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में कहीं ना कहीं लिखा गया, उसका कंपाइलेशन नहीं किया गया। आपको बताना है सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और इंडिया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं भारत को। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए, विधि केशवानी ने आंसर बताया था उसका। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? संविधान बनाने वाला पहला देश था भारत, इंग्लैंड, यूएसए और श्रीलंका। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक, और आंसर हो जाएगा यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यूएसए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 1788 में, बन के तैयार हो गया था 1788 में, और इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका 1789 में। यूएसए के संविधान का 1789 में जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट आने की तैयारी हो रही थी, तभी यहाँ पे यूएसए क्या हो चुका है? आजाद हो चुका था, और उसके बाद उसने अपना संविधान भी बना लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था, वो अभी भी कहां पे संरक्षित है? यानी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 इंडिया इज प्रिजर्व्ड, कहां पे है भैया वो वाला संविधान? तो मैं आपको समझा दूं, देखो जो संविधान लिखा हुआ था वो हस्तलिखित अभी भी है, वो ओरिजिनल संविधान हस्तलिखित है, हैंड रिटेन है, और उसको रखा गया हीलियम के केस में। हीलियम के केस में रखा गया है, इस चीज को समझिएगा, हीलियम के केस में रखा गया, और रखा गया है कहां पे? पुस्तकालय में। कौन सा पुस्तकालय है? अभी तक आंसर आपको नहीं मिला। पुस्तकालय किसकी पुस्तकालय है? पुस्तकालय है वो संसद भवन की, पुस्तकालय है वो संसद की। ठीक है बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री हाउस। पार्लियामेंट्री हाउस के संसद भवन में ये पुस्तक रखी गई है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। नेक्स्ट, इसको लिखने का श्रेय जाता है राज बिहारी साहब को, इसको लिखने का श्रेय जाता है राज बिहारी साहब को। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखने का श्रेय मतलब जो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, सुंदर सी हैंड राइटिंग में, वो लिखे राज बिहारी जी। नेक्स्ट सवाल है, द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। एक प्रारूप समिति थी, मसौदा समिति थी। हमारा संविधान जब बन रहा था, हमारे संविधान को बनाते समय बहुत सारी समितियां, लगभग 13-14 समिति बनाई गई थी। 13 तो मेन कमिटीज थी, मेन कमिटी यानी इंपॉर्टेंट कमिटी 13 थी, बाकी बहुत सारी सब कमिटीज थी, एडहॉक कमिटी थी, ऐसे बहुत सारी कमिटी थी। मेन 13 थे, उनमें से और ज्यादा मेन एक थी प्रारूप समिति, उनमें से मेन थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और जो स्थापित किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारत के आजादी के बाद नए प्रकार से फिर से संविधान को ड्राफ्ट करना है, क्योंकि अब इंडिया का पार्टीशन हो चुका था। पहली बार 1946 में 9 दिसंबर को जब पहली मीटिंग हुई थी, उस समय यह डिसाइड नहीं था कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पश्चात, कुछ समय के पश्चात
सारी चीजें हुई, घटनाएं दुर्घटनाएं घटी, ये नियम आ गया 3 जून 1947 को कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। 14 अगस्त को भारत पूरी तरह से अलग हो गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान अलग भारत अलग। अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा, तो फिर से अपनी कमेटी को ड्राफ्ट किया गया है 29 अगस्त 1947 और आगे इसको आपको बताना कि किस भाषा में लिखा गया। तो मेरे दोस्तों ये लिखा गया है ओनली इंग्लिश, ये लिखा गया उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में। बाद में चल के इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया, बाद में चल के इसका हिंदी अनुवाद किया गया, लेकिन उस कमेटी ने इसको लिखा था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इस समिति में कुल सदस्य थे 7, इस समिति में, प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7, जिनमें से भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? हमारा नेशनल फ्लैग है और उसमें व्हील लगा हुआ है और व्हील में लगभग 24 तीलियां हैं। व्हील में कितनी? लगभग नहीं, टोटल कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 तीलियां हैं। उनमें से इसी चक्र को आपको बताना है जो नेवी ब्लू के कलर का होता है, पेंगली वेंकैया ने डिजाइन किया हुआ है हमारे नेशनल फ्लैग को, आपको बताना है कि ये क्या दर्शाता है। स्पीड, ट्रुथ, ग्रोथ और फ्यूचर। स्पीड, ट्रुथ, ग्रोथ और फ्यूचर। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। शिवम कुमार जी आंसर बता रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? स्टूडेंट आईक्यू फटाफट से आंसर बता दो, इसका क्या हो जाएगा। स्टूडेंट आईक्यू जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो फटाक से आंसर बता दो, इसका क्या हो जाएगा। शिवम कुमार आंसर आता हो तो बता दो, जौहर जैदी अगर आंसर आता हो तो बता दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट से बताओ, और जो इसका सही आंसर बताएगा उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर बड़ा वाला। तो जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। स्पीड, ट्रुथ, ग्रोथ और फ्यूचर। बाकी इसका क्या आंसर, क्या और होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक तो मतलब होता है इसका जस्टिस यानी न्याय, एक तो इसका मतलब होता है फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस, आगे बढ़ते रहो। और एक आंसर और इसमें से कोई एक छिपा हुआ है, एक आंसर और छिपा हुआ है। विधि निबंध 13 का श्री ग्रोथ, 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 और मैंने इसको ऐसे कर दिया गलत, 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 गलत। भाई 13 का आंसर होगा ट्रुथ, यानी ट्रुथ, जस्टिस और फॉरवर्डनेस मतलब होता है हमारे चक्र का। इस चीज को समझिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रुथ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र से लिया गया है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? कुल कितनी तीलियां? अरे भाई ये तो पहले ही बता दिया। कुल तीलियों की संख्या 24। अशोक चक्र को ही किस नाम से जाना जाता है? जो अशोक स्तंभ है उसमें है सिंह स्तंभ, उसी सिंह स्तंभ से हमने उठाया है ये तीली या फिर ये चक्र उठाया और उठा के अपने झंडे में चिपका लिया है। नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री था? Who among the following was the first minister of finance in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? भारत स्वतंत्र हो गया है, संविधान लागू हो गया, सारी चीजें हो गई है, अब आपको बताना है कि पहला कौन था। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जॉन मथाई। जॉन मथाई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले रेलवे मिनिस्टर था। हाँ, आंसर थोड़ी है ये, मैं रेलवे मिनिस्टर बता रहा हूँ। ये रेलवे मिनिस्टर थे भैया, रेलवे मिनिस्टर। और रेलवे मिनिस्टर के ही पास कौन सी और मिनिस्ट्री होती है? कॉर्पोरेट मिनिस्टर। जैसे वर्तमान समय में रेलवे मिनिस्टर कौन? वही पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के ही पास और क्या चीजें हैं? कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी है, वाणिज्य विभाग भी है। तो वैसे ही पहले रेलवे मिनिस्टर कौन? बोलो, जॉन मथाई। चलो, लियाकत अली खान के बारे में बता दूं, तो जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, भारत में इंटरिम सरकार थी, 1946 की बात कर रहे हैं, अभी भारत आजाद नहीं हुआ, तो ये थे फाइनेंस मिनिस्टर यानी एफएम, ये थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन अभी भारत आजाद नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर है सत्यनारायण सिन्हा, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आंसर बचते हैं आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। आर के षणमुखम शेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। आप बताइए कि इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? आपको बताना। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको बताना आंसर, अगर आपको आता है तो। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आंसर आपको देना है भैया। चलो, एक सवाल मैंने दाग दिया, आता होगा तो आंसर दोगे, नहीं आता होगा तो अपना मुंह तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि मुंह तो यहाँ पे दिखता नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ यूं है। Which among the following articles came into force on 26 November 1949?
द डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। आपको बताने निम्नलिखित लेखों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, जिस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था, जल्दी से बताइए, जिस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। भैया देखो, भारत के संविधान को अपनाने की तारीख है 26 नवंबर 1949। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950। अब आपको बताना है कि उनमें से कुछ आर्टिकल तो लागू कर दिए गए थे 26 तारीख को ही, यानी 15 आर्टिकल मेरे दोस्तों, 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। उनमें से ये एक कौन सा है? अब देखो कितना कठिन हो गया। अब जिसको 15 आता होगा वही बता पाएगा, जिसको 15 आता होगा। विधि केशवानी ने बताया, भाई साहब आंसर आ गया। विधि केशवानी ने आंसर बताया मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मेरे बच्चे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो 15 अनुच्छेद, क्या चुटकी बजा के 15 अनुच्छेद याद करवा दो आपको? चुटकी ना बजाओ सर, बस याद करवा दो। चलो तो याद करो, देखो 5 6 7 8 9, ये तो सीक्वेंस है। पहला स्टेप तो ये याद रखना है आपको, 5 6 7 8 9 ये अनुच्छेद लागू हुए थे। क्या इसमें मिला? सर नहीं मिला। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ 366 और 367 क्या मिला? ढूंढो। अरे सर नहीं मिला। तो चलो आगे देखते हैं तीसरा स्टेप, 391 392 393 क्या मिला? नहीं सर ये भी नहीं मिला। तो सर चलो और आगे देखते हैं। चलो नंबर 4 स्टेप पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नेक्स्ट, समझिएगा बात को, 60 324 और 388। 60 324 और 388 क्या मिला? सर मिला, एक तो मिला। नेक्स्ट पांचवा 379 और 380। देखो मुझे एक भी याद नहीं था, मैंने बस याद कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 अनुच्छेद। याद करने का तरीका देखो मेरा क्या है। पहले तो जो सिंगल वाले मैंने उसको याद कर लिया, 5 6 7 8 9। फिर जो डबल डबल वाले हैं, मतलब जो लगातार आ रहा है, 366 367 उसको याद कर लिया। फिर मैंने ट्रिपलेट याद कर लिया, 91 92 93। फिर मैंने याद कर लिया कि जो डुअल है 79 और 80। और फिर याद किया मैंने कि जो सिंगलेट वाले हैं 60 324 और 388। और इस तरीके से मुझे याद हो गया, आई होप आपको भी याद हो जाए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नए सवाल नए तरीके का होगा। भारत कब एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? जब भारत पूरी तरीके से लागू हो गया था। जब भारत पूरी तरीके से, जब संविधान हमारे देश में अडॉप्ट हो गया था, तो भारत कैसा बन गया? पूर्ण तरीके से संप्रभु बन चुका था। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ पे अगर आंसर होता 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, तो ये आंसर सही कर दिया जाता, क्योंकि पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। अभी तक भारत क्या था? डोमिनियन था। तो इसका आंसर कर लो 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में गैर लिखित संविधान है या फिर अलिखित संविधान है? गैर लिखित संविधान समझो या अलिखित संविधान समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया यूएसए का संविधान मैंने आपको बताया कि लिखित संविधान है और सबसे पहले बनाया गया था और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। नेक्स्ट है यूके। यूके का संविधान मेरे दोस्तों अलिखित संविधान है। यूके का संविधान अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। पाकिस्तान का रिटेन है और इंडिया का रिटेन है। यूके का अलिखित है। ऐसे इजराइल का अलिखित मिल जाएगा आपको, जो लिखा हुआ नहीं, मतलब अलग अलग बिल में अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा, उसका कंपाइलेशन कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार का एकात्मक रूप वह है जिसमें सभी शक्तियां इनके हाथों में निहित हैं। आपको बताना है जो यूनिटरी मेथड ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सारी पावर्स, ज्यादा मैन पावर किसके पास होती है? तो वो मेन पावर किसके पास होती है मेरे दोस्तों? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार से ज्यादा पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। किस फॉर्मेट में? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी मेन पावर होती है केंद्र सरकार के पास, एकात्मक। नेक्स्ट सवाल है, द्विसदनात्मक प्रणाली सरकार के निम्नलिखित में से किस रूप की एक विशेषता है?
बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आपको बताना पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम। देखिए जहां पे द्विसदनात्मक वाली बात आ जाए, जहां पे दो सरकार की बात आ जाए, बाइकैमरल आ जाए, डायरकी आ जाए, वो आंसर हो जाएगा फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता का विभाजन दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता का विभाजन, न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता का विभाजन दो महत्वपूर्ण विशेषता किस चीज का है? द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का लोकतांत्रिक चरित्र है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संघीय चरित्र है, सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का समाजवादी चरित्र है, सरकार का एकात्मक चरित्र है। देखिए जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि सरकार का फेडरल कैरेक्टर है गवर्नमेंट का यानी संघीय चरित्र है। इस चीज को समझिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता का दोनों का विभाजन किया गया है संघीय सरकार के द्वारा। हालांकि भारत में पूरी तरीके की संघीय सरकार नहीं होती है। द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट? संघीय सरकार में बहुत ज्यादा जो गंभीर दोष है वो क्या है? यही कारण है कि भारत संघीय ना होकर यूनिटरी है। यही कारण कि भारत पूरी तरीके से संघीय नहीं है, यूनिटरी है। तो क्या गंभीर दोष है? द थ्रेट ऑफ सेपरेशन, अलगाववाद का खतरा, अधिनायक शासन, स्थानीय मुद्दों पर अज्ञानता, अक्षम प्रशासन। तो एक चीज समझ लीजिएगा आप, मैं आपको समझा देता हूं। एक फॉर्म होता है यूनिटरी एकात्मक और एक फॉर्म होता है फेडरल यानी संघीय। ये संघीय और वो एकात्मक। भारत पूरी तरीके से यूनिटरी है और क्वासी फेडरल है यानी अर्ध संघात्मक है। तो इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलते हैं और ये छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां उठा के दे देते हैं। किसको दे देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर एक देश को, और वो क्या कर देता है? देश बना देता है। अब ये मेन पावर इन्हीं के पास होती है, स्टेट के पास होती है। मेन पावर स्टेट के पास होती है फेडरल में। समझ रहे हैं? अभी लास्ट वाले सवाल में हमने देखा कि जो मेन पावर होती है वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन फेडरल में मेन पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास। ये जब चाहेगा तब इसको ऐसे काटेगा और काट के यहाँ से निकल के एक अलग सा देश बना सकता है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में थोड़ी थोड़ी शक्तियां नहीं है, भारत में थोड़ी थोड़ी नहीं ज्यादा शक्तियां किसको उठा के दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इसकी बाउंड्री इतनी मोटी है, कि इनको हिम्मत ही नहीं है कि निकल पाए। जैसे जम्मू कश्मीर अगर चाहे कि भारत से निकल के कोई अगर देश बना दे, आंध्र प्रदेश चाहे भारत से निकल के कोई अलग देश बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके लिए कहां पे जाना होगा? उसके लिए पार्लियामेंट में जाना होगा, और पार्लियामेंट किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हथियार होता है। तो यहाँ पे अगर चाहेगा तो कोई राज्य अपनी विधानसभा में कोई बिल पेश करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे संघीय में क्या होता है? अलगाववाद का खतरा होता है। द थ्रेट ऑफ सेपरेशन, क्या होता है? सेपरेटिज्म, अलगाववाद का खतरा मिल जाएगा यहाँ पे। इस चीज को समझिएगा। यहाँ से कोई भी राज्य निकल के एक अलग देश बना सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें दोहरी नागरिकता की विशेषता है? क्या भारत में डुअल सिटीजनशिप है? क्या आपकी नागरिकता उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी नागरिकता एक देश के लेवल की नागरिकता। हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी होता है सब पे भारत सरकार लिखा होता है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है। ठीक है बात? तो हमारे देश में भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप? निम्नलिखित में से किसमें दोहरी नागरिकता है? तो 19 का बी आंसर दिया था आपको। अब बताना भैया इसका सवाल का आंसर। दोहरी नागरिकता हमेशा कहाँ होता है? फेडरल गवर्नमेंट में होता है। और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ की है? जैसे मैंने आपको बताया यूएसए की। यूएसए की सरकार कैसी है? फेडरल गवर्नमेंट में है। यहाँ पे कैसी नागरिकता? डुअल सिटीजनशिप है। यहाँ पे कैसी नागरिकता है? डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता। स्टेट की नागरिकता अलग होगी और सेंट्रल की नागरिकता अलग होगी, या देश की नागरिकता अलग होगी। शासन की एकात्मक प्रणाली का लाभ क्या है? भैया अब देखो हमारे देश की बात हो रही है, एकात्मक प्रणाली। भारत कैसा है? एकात्मक है। और यहाँ का राज्य कैसा होगा? फिर स्ट्रांग होगा, मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे निकल नहीं सकते, यहाँ पे बध के रहना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? देखिए आर्टिकल 1 कहता है संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा,
यूनियन होगा, राज्य का एक संघ होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए।